देश आज अपने वीर सपूतों की जाबाजी को भी याद कर रहा है और आज ही के दिन कश्मीर में हिंद की सेना ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया था। इससे शौर्य दिवस के रूप में सेना के जवान मनाते हैं। जवानों ने अपनी वीरगाथा का एक बार फिर से प्रदर्शन किया। ये हिंद की सेना का शौर्य है। ये पराक्रम की 75वीं सालगिरह का उद्घोष है। ये दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने का प्रमाण है। ये शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में हिंदुस्तान का गौरव है। 1947 में जब पाकिस्तान की तरफ से आए कबायलियों ने जम्मू कश्मीर की जमीन पर अपनी निगाहें गाड़ी तो हिंदुस्तान की फौज ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। इस जंग की 75वीं वर्षगांठ पर जवानों ने एक बार फिर उसी दौर की तस्वीरें दुनिया के सामने पेश की। बडगाम में हुए इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख मनोज पांडे शामिल हुए। 1947 में पाकिस्तान ने कुछ कबायलियों की मदद से जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की साजिश रची। जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला बोल दिया तो हिंदुस्तान ने बिना वक्त गंवाए इस हमले का जवाब देने की रणनीति बनाई। कबायलियों का मुकाबला करने के लिए सिख रेजिमेंट के जवानों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचा दिया गया। हिंदुस्तानी फौज के जवान जब श्रीनगर पहुंचे तो उनके दिल देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए थे। 27 अक्टूबर 1947 यानी आज ही के दिन कबायलियों से जवानों की जंग शुरू हुई और भारत की ताकत के आगे कबायली टिक नहीं पाए। इस जंग में हिंदुस्तान को अपनी कुछ जवानों की शहादत भी देनी पड़ी, लेकिन इस शहादत ने श्रीनगर को कबायलियों के हमले से बचा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में उन जवानों की शहादत को भी याद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश के वीर सपूतों के शौर्य को आज सेना इन्फेंट्री डे के तौर पर याद कर रही है। इस मौके पर आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शहीदों को सलामी दी। सेना के अधिकारियों और जवानों ने इस मौके पर सेना के शौर्य को याद किया। पूर्व सैनिकों ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1947 में आज ही के दिन सेना ने अपने शौर्य से कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया था और इस खास मौके पर सेना के जवानों ने आज एक बाइक रैली भी निकाली। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस बाइक रैली को रवाना किया। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना जमीनी जंग में सबसे आगे रहने वाले भारतीय सेना का अहम हिस्सा। देश की सरहदों की सुरक्षा से लेकर अलग अलग मोर्चों पर सेना के इस डिवीजन ने गजब के पराक्रम का प्रदर्शन किया है। आज का दिन खासतौर से इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के नाम है। हर साल 27 अक्टूबर को देश में इन्फेंट्री डे मनाया जाता है और पैदल सेना की बहादुरी की कहानियां याद की जाती हैं। इसकी वजह यह है कि 1947 में आज ही के दिन भारतीय सेना के रणबांकुरों ने हिंदुस्तान के सिरमौर कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचाया था।
ये साल इन्फेंट्री डे के लिहाज से और भी खास है, क्योंकि 75 साल पहले 27 अक्टूबर को ही आजाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी सैन्य कार्रवाई हुई थी जिसमें पैदल सेना यानी इन्फेंट्री ने अपने बेमिसाल कौशल को दिखाते हुए देश की रक्षा में सबसे अहम भूमिका निभाई। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इन्फेंट्री की वो यादगार विजय गाथा आज भी देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। आपको बताते हैं आजाद भारत में सबसे पहले भारतीय पैदल सेना ने किस तरह अपनी जाबाजी की इबारत लिखी। भारतीय इन्फेंट्री ने सबसे पहले पाकिस्तान की चाल को नाकाम किया था। दरअसल आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने 5000 कबायलियों को कश्मीर में घुसपैठ करके कब्जा करने के लिए भेजा था। तब कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब सेना के सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन से एक पैदल सेना का दस्ता विमान से दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय पैदल सैनिकों ने कश्मीर को कबायलियों के चंगुल से छुड़ा लिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारतीय सेना का यह पहला फौजी अभियान था जिसे इन्फेंट्री ने अंजाम दिया। इस अभियान में शानदार कामयाबी की याद में हर साल 27 अक्टूबर को देश में इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। चूंकि इस पूरे सैन्य अभियान में सिर्फ पैदल सेना का ही बड़ा योगदान था, इसलिए इस दिन को भारतीय थल सेना के पैदल सैनिकों की बहादुरी और साहस की यादगार के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। पैदल सेना हमेशा अग्रिम मोर्चे पर सबसे आगे रहकर देश की रक्षा करती आ रही है। माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़े इन्फेंट्री डिवीजन भारत के ही पास है। भारत की सेना में 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट है। सेना में कुल 14,55,550 सक्रिय जवान हैं, जबकि करीब 11,55,000 रिजर्व जवान हैं। भारतीय इन्फेंट्री को ही सबसे पहले सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ। कश्मीर में 1947 में चले अभियान में कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन भी शामिल थी। इसकी डी कंपनी का अगुवाई करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तब से अब तक लगातार भारतीय इन्फेंट्री देश की रक्षा में अपनी वीरता का प्रदर्शन करती आ रही है, अपने शौर्य का लोहा मनवाती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना के लिए आज का दिन एक खास वजह से भी बहुत अहम है। दरअसल आज ही के दिन सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी कि राष्ट्रपति अंगरक्षक दल को सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर प्रदान करेंगी। देश में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की स्थापना के 250 साल पूरे हुए, लिहाजा सेना की इस टुकड़ी के लिए ये मौका बहुत अहम है और इस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल कल राष्ट्रपति भवन परिसर में की गई। एलईडी की रोशनी में फौजी बैंड की धुनों पर घोड़ों की ये शानदार कदमताल आज राष्ट्रपति भवन के परिसर में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करने के लिए होने वाले समारोह के फुल ड्रेस रिहर्सल की है। आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले इस तरह की खास प्रेजेंटेशन परेड में अंगरक्षक दल के कौशल और संतुलन के तालमेल का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बैनर प्रेजेंटेशन का रिहर्सल था, फाइनल ड्रेस रिहर्सल था और ये सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रेजेंटेशन हर एक प्रेसिडेंट के टेन्योर में एक बार होता है, जब वो हमें सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर प्रदान करते हैं, जो कि हम जब भी परेड सेरेमोनियल परेड पे आते हैं माउंटेड, तो उस ट्रम्पेट बैनर को कैरी करते हैं। और ये एक यूनिक ट्रेडिशन है इंडियन आर्मी में, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के साथ है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट्स के पर्सनल ट्रुप हैं। इस बार ये मौका बेहद खास है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के अब 250 साल पूरे हुए हैं।
प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को भारतीय सेना की इकलौती ऐसी सैन्य इकाई होने का गौरव प्राप्त है जो राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलती है। क्योंकि भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति की ये अपनी सैन्य टुकड़ी है जो पूरी तरह से उन्हीं के लिए तैनात रहती है। सिल्वर ट्रम्पेट बैनर सबसे पहली बार प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को इनके 150 इयर्स जब हमारे कंप्लीट हुए थे तब हमें मिला था। उसके बाद आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमें सबसे पहला सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया था 1957 में, 14 मई 1957। उसके बाद 13 प्रेसिडेंट्स ने हमें प्रदान किए हैं। एक दो प्रेसिडेंट्स ने बीच में नहीं प्रदान किए थे बिकॉज ऑफ 1962 वॉर एंड अदर सर्कमस्टांसेस, एंड ये हमारा 14th सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रेजेंटेशन होगा। ये कार्यक्रम 1.5 घंटे तक चलेगा। इस दौरान अंगरक्षक दल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर सौंपेंगी। इसके बाद प्रेजेंटेशन परेड होगी और फिर एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति होगी जिसमें सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व के साथ साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे खास आकर्षण एलईडी की रोशनी पर अंगरक्षक दल के घोड़ों के कौशल की नुमाइश है, जिसके लिए इन्हें खास तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। में घोड़ों का बड़ा बहुत रोल रहता है सर, क्योंकि सवार फिर भी भूल जाता है, पर घोड़ों को हम 3 या 4 दिन का प्रैक्टिस दे देते, वो ऑटोमेटिक राइडर को उसी दिशा में ले जाता है सर। कि इतना वो सेंसिटिव और इतना समझदार जानवर होता है सर, उसको बस 3 दिन का प्रैक्टिस दिया, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा सर। गलती होगी तो राइडर से होगी, घोड़ा गलती नहीं कर सकता सर। ये असल में ये हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में ये पहली बार हुआ है एलईडी का, तो पर फिर भी कुछ हमारे जो भी है जितने भी सोल्जर हैं या हमारे अफसर साहबान, जीसीयू साहबान, सबने मतलब दिन रात 2 टाइम रिहर्सल कर करके मतलब इनको इतना मतलब घोड़ों को ट्रेनिंग में इतना ले आए कि मतलब अभी लास्ट फाइनल भी हमारा बिल्कुल बढ़िया हो रहा है सर। तो घोड़े तैयार हैं, अंगरक्षक दल के घुड़सवार भी तैयार हैं और ये पूरी फौजी टुकड़ी भी तैयार है। कुल मिलाकर कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है आज शाम के उन पलों का जब राष्ट्रपति के अंगरक्षक दलों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर मिलेगा और ये घुड़सवार और घोड़े इसी तरीके से अपने हुनर और कौशल की अनूठी नुमाइश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गंगोत्री के बाद उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट भी सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हर साल दिवाली के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि सर्दियों में वहां भीषण बर्फबारी और ठंड होती है। ऐसे में वहां रहना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ साधु संत जिला प्रशासन से इजाजत लेने के बाद तपस्या के लिए वहां रहते हैं। विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सर्दियों के लिए बंद हो गए। कपाट बंद होने के साथ भगवान केदारनाथ की टोली अपने शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। यानी अब अगले 6 महीने बाबा केदार की पूजा ऊखीट के ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। टोली की अगुवाई गढ़वाल राइफल्स के बैंड और उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों ने की। इनकी मनमोहक धुन से केदार घाटी गूंज उठी। हजारों भक्त बाबा केदार की चल विग्रह डोली यात्रा में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे। श्रद्धालुओं की मौजूदगी से मंदिर परिसर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा।
कड़ाके की ठंड और कपा देने वाली शीतलहर के बावजूद इन शिव भक्तों का जोश हाई दिखा। वहां हर कोई भगवान केदारनाथ की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। जले मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी नंदी स्कंद गणादिनाथ सहितम श्री केदारनाथ प्रभो केदारालय संस्थितो हि सतत कुर्यात् सदा मंगला। बाबा केदार जो है सभी भक्तजनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज जो है 27 अक्टूबर को जो है बाबा की जो है चल विग्रह डोली जो है अपने शीतकालीन गद्य स्थल ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। थोड़ी देर बाद यहाँ से जो है सभी भक्तजन जो है डोली के साथ नीचे प्रस्थान करेंगे। और आप सभी को भैया दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और केदार बाबा का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, आपका भंडार सदा भरा रहे और जो है आप इसी प्रकार जो है हमारे बाबा केदार की मुक्ति में लीन रहे। जय श्री केदार। कपाट बंद होने से पहले सुबह भगवान की पूजा अर्चना की गई, उनका अभिषेक हुआ और फिर भोग लगाया गया। बाबा को घी, अनाज और भस्म अर्पित की गई। इसके बाद बाबा केदार समाधि में लीन हो गए। आज डोली जो है रात्रि विश्राम रामपुर में करेगी और वहां पर हर जगह पे इनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर दी गई हैं और कल डोली जो है गुप्तकाशी में पहुंचेगी और उसके बाद जो है अपनी शीतकालीन प्रवास के लिए ऊखीमठ में विराजमान रहेगी। कई पड़ावों से गुजरने के बाद शनिवार को भगवान केदारनाथ की डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान जहां जहां से भगवान की डोली गुजरेगी वहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई। बताया गया कि इस बार 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। इसके अलावा गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने का भी काम हुआ। साथ ही शिवलिंग के ऊपर भी सोने का छत्र चढ़ाया गया है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात छठ पूजा की कर लेते हैं, जिसको लेकर रेलवे ने लोगों को घर पहुंचाने के लिए खास तैयारी की है। एक तरफ जहां पर 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, तो वहीं प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या घटाने के लिए स्टेशन के बाहर यात्रियों के लिए खास पंडाल की व्यवस्था की गई है। और यही नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट्स के दाम भी बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए गए हैं। छठ पूजा की महिमा ही ऐसी है कि दूर दूर से लोग इसे मनाने अपने घर, अपने गांव पहुंच जाते हैं, चाहे रास्ते में कितने भी मुश्किलें क्यों न आए। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का नजारा भी इसी हकीकत को बयां कर रहा है। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सबसे ज्यादा ट्रेनें चलती हैं बिहार के लिए। आपको दिखा दें तस्वीरें कैसी हैं कि स्टेशन के बाहर ही लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं यात्रियों की और लोग अपने परिवार के साथ खूब सारा सामान लेकर अपने घर, गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। छठ पूजा का जोश कहें या कुछ और, लोगों की भीड़ बस ट्रेन में सवार हो जाना चाहती है, क्योंकि उन्हें हर हाल में छठ पूजा मनाने अपने शहर, अपने गांव पहुंचना है। कितनों का टिकट कंफर्म हो रहा है और कितने ही वेटिंग लिस्ट के टिकट के साथ ही ट्रेन से सफर करने को तैयार है। टिकट नहीं मिला है। गरीब रथ में हम लोग का टिकट है, भागलपुर गरीब रथ। ये है कि वेटिंग में जा रहे हैं, मेरा तो कंफर्म है बट इनका नहीं है। जी टिकट नहीं मिल पाया सर, 3 महीना पहले मैंने कोशिश किया, टिकट नहीं मिल पाया सर। भले ही लोगों के पास टिकट हो या न हो, लेकिन छठ पूजा की तैयारियों में कोई कमी नहीं है। लोग दिल्ली से ही पूरी तैयारी के साथ ट्रेन में सवार हो रहे हैं। छठ के लिए जो हम लोग की पारंपरिक तैयारी होती है, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ से तैयारी करके जाते हैं, क्योंकि हम लोग का तो शिक्षा, दीक्षा, नौकरी के लिए हम लोग को यहीं आना पड़ता है। हालांकि रेलवे ने छठ पूजा को लेकर काफी तैयारी की है और 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर चुका है। सिर्फ जाने का ही नहीं, लोगों के वापस लाने की भी पूरी तैयारी है। छठ के लिए बहुत ही विशेष तैयारी की गई है। कुल मिला के अब तक 250 से अधिक, 250 से अधिक ट्रेन चलाई जा चुकी है। अगर नंबर ऑफ बर्थ्स कैलकुलेट करो उसमें,
तो मेरे ख्याल से करीब 1,40,000 के आसपास टोटल बर्थ्स अवेलेबल करवाई गई है। इसके अलावा भी जो जरूरत पड़ेगी करेंगे। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए खास तैयारी भी की गई है। यहाँ बड़ा सा पंडाल लगाया गया है जिसमें वक्त से पहले पहुंचने वाले लोगों को ठहराया जा रहा है। पंडाल में हर ट्रेन के बारे में जानकारी तो दी ही जा रही है, साथ ही पंडाल के बगल में टिकट बुकिंग काउंटर भी खोले गए हैं। खाने पीने का स्टॉल भी लगाया गया है। कौन सी गाड़ी कितनी देर लेट है या फिर टाइम पर है, वो सारी डिटेल आपको इस स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगी। मतलब आपको अपनी गाड़ी की टाइमिंग और प्लेटफॉर्म नंबर के लिए स्टेशन के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ यात्रियों के एंटरटेनमेंट के लिए या फिर उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए लगातार एक स्क्रीन लगाई गई है जिस पर जो छठ मैया के गीत हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। रेलवे की पूरी कोशिश है कि यात्री सकुशल रूप से छठ का त्योहार मनाने अपने गंतव्य पर पहुंच सके, इसलिए आरपीएफ और रेलवे की खास तैयारी को काफी सराहा भी जा रहा है। कुल मिलाकर इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं और प्रशासन की भी और रेलवे की भी कोशिश यही है कि लोग आराम से सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। कैमरामैन राजा के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और इस बीच एक बड़ी और शानदार खबर आपको बता देते हैं। खबर यह है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने महिला क्रिकेटर्स के लिए गुड न्यूज दी है। शानदार और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ये कहा है कि महिला पुरुष क्रिकेटर्स को मिलेगी बराबर की फीस, चाहे वो पुरुष क्रिकेटर हो या फिर महिला क्रिकेटर हो, दोनों को एक समान वेतन का ऐलान किया गया है। वनडे मैच के लिए मिलेगी 6 लाख रुपए की फीस, ये ऐलान उन्होंने किया। टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए की फीस मिलेगी, यानी चाहे वो पुरुष क्रिकेटर हो या महिला क्रिकेटर हो, दोनों को एक समान फीस दी जाएगी। डेंगू से बचाव के लिए उत्तर भारत में तमाम तरह के जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में डेंगू के मामलों में इजाफे के बाद योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को सतर्कता बढ़ाने और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। यही नहीं, आम लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सतर्कता और सावधानी बढ़ा दी गई है। शहर शहर अस्पतालों में अलग से डेंगू वार्ड तैयार किए गए हैं, जहां मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। डेंगू के रोकथाम और बचाव के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के साथ एक अहम बैठक की और खास तौर से निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को डेंगू को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। डेंगू की रोकथाम के लिए हर जरूरी उपाय किया जाए। अस्पतालों में बेड और दवाओं समेत अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। मरीजों का समय पर इलाज सुनिश्चित हो। डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कहा गया। अन्य संक्रामक बीमारियों के प्रकोप पर भी निगरानी रखी जाए। साथ ही साथ कोविड और दूसरी बीमारियों के टीकाकरण पर भी जोर दिया गया है। खास तौर से इस बात पर ध्यान रखा जाए कि हर बच्चे का टीकाकरण हो। प्रशासन का दावा है कि जिन इलाकों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, वहां सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। डेंगू का लार्वा बनने से रोकने के लिए दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है और मच्छर भगाने के लिए फॉगिंग भी की जा रही है। वहीं डेंगू से बचाव के लिए आम लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। घरों की छतों पर कबाड़, टायर वगैरह नहीं रखें जहां पानी जमा हो सकता है। आसपास की सफाई का खास ध्यान रखें। पूरी बाजू की शर्ट और पैंट पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती, क्रीम आदि का प्रयोग करें। वाटर कूलर, कंटेनर का पानी बदलते रहें। पानी की टंकियों के ढक्कन अच्छी तरह से बंद रखें। खिड़कियों और दरवाजों को भी बंद रखें ताकि बाहर से मच्छर अंदर न आ सके। खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं। सुबह शाम ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां मच्छरों का खतरा हो। उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज से लेकर बहुत से जिलों में इस बार पिछले साल की तुलना में डेंगू के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। साथ ही साथ मलेरिया के मरीज भी मिलने लगे हैं।
लिहाजा लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन की चिंता भी लाजमी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आम लोगों को भी अपनी ओर से बचाव के इंतजाम पर ध्यान देना होगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए कार्यक्रम के अब आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं आज का विचार। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के सपने मत देखो, अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करो। लंच टाइम में अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्लेटर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।